नमस्कारम प्रियजनों, मैं प्रदीप विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पाठशाला। आज हम बात करने वाले हैं, विषय है तर्कशास्त्र। आखिर ये तर्कशास्त्र है क्या? तो इस वीडियो में आज हम दो महत्वपूर्ण टॉपिकों पर बात करने वाले हैं। पहला तो विषय है हमारा तर्कशास्त्र, इसको अंग्रेजी में लॉजिक कहते हैं। ठीक है, इसमें हम दो विषयों पर बात करने वाले हैं। एक है तर्कशास्त्र या तर्क यानी लॉजिक शब्द की उत्पत्ति एवं अर्थ। दूसरा हमारा टॉपिक है तर्कशास्त्र की परिभाषा एवं स्वरूप। ठीक है, अब कुछ लोगों के मन में ये होगा कि तर्कशास्त्र आखिर है क्या। ठीक है, बस सिंपली से ये बताना चाहूँगा आप लोगों को कि तर्कशास्त्र मतलब लॉजिक, जो किसी अज्ञात मतलब अज्ञात ज्ञान को किन्हीं अज्ञात ज्ञान को ज्ञात ज्ञान के द्वारा किसी तथ्य या ज्ञात ज्ञान के द्वारा सत्य या असत्य की निर्धारण किया जाता है, उसे तर्कशास्त्र सामान्यतः कहा जाता है। ठीक है, मानता हूँ वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आप थोड़ा धैर्य रखिए, बाकी सब मुझ पे छोड़ दीजिए। तर्कशास्त्र मतलब इतना कठिन भी सब्जेक्ट नहीं है। मैं आप लोगों के साथ हूँ, बस आप मुझ पर विश्वास करिए, बिलीव करिए। देखिए, तर्कशास्त्र को अंग्रेजी भाषा में लॉजिक कहते हैं। लॉजिक पहला टॉपिक ये वाला है। तर्कशास्त्र का स्वरूप, तर्कशास्त्र या तर्क शब्द की उत्पत्ति एवं अर्थ। तो इसको अंग्रेजी शब्द में लॉजिक कहते हैं, जो ग्रीक भाषा के लॉजिके से बना। इसकी शाब्दिक शब्द क्या है? संगत संज्ञा शब्द, यानी कि लॉजिके को लोगोस भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है विचार या शब्द। विचार यानी थॉट या वर्ड। ठीक है, वर्ड, इतना आप समझिए। इसकी उत्पत्ति हुई। अब इसकी परिभाषा इसको तर्कशास्त्र क्या कहा जाता है कि तर्कशास्त्र सामान्यतः आप इसको परिभाषित कर सकते हैं कि सामान्यतः मनुष्य का स्वाभाविक गुण होता है कि सत्य असत्य की खोज करना। सत्य यानी सत्य क्या, असत्य क्या है। तो उस खोज के लिए, यानी उस खोज में इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि तर्कशास्त्र ऐसे नियमों का निर्धारण करता है जो सत्य और असत्य की शुद्धता में या खोजने में सहायतार्थ होता है। या इस प्रकार से यह तर्कशास्त्र भाषा अभिव्यक्ति विचार का विज्ञान है। भाषा अभिव्यक्ति विचार का विज्ञान। इसको समानतः कहा जाता है। तर्कशास्त्र की समानतः परिभाषा है। हालांकि तर्कशास्त्र के विषय में अनेक विद्वानों ने अपनी अपनी टिप्पणियाँ की हैं। अनेक शोधों के अनुसार, अपने शोधों के अनुसार तर्कशास्त्र की उन्होंने परिभाषा दी है तथा उसके स्वरूप को गठित किया है, रचा है। तो इस विषय में अनेक विद्वान आते हैं। उनमें से इरविन एम कॉपी यानी आई एम कॉपी, एल्ड्रिच,
व्हाइटली, टॉमसन, एल्बर्ट्स, स्पेल्डिंग। तो ये मतलब जैसे आई एम कॉपी आ जाते हैं, आई एम कॉपी, कॉपी, एल्ड्रिच, 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 टॉमसन, व्हाइटली, व्हाइटली। अनेक विद्वानों ने इस प्रकार से उन्होंने मतलब अपनी शोधों के अनुसार तर्कशास्त्र की परिभाषा दी है, जिसमें से उन्होंने किसी ने तर्कशास्त्र की कला कहा है, तर्कशास्त्र को कला का या तर्कशास्त्र को कला का विज्ञान कहा है, किसी ने विचार का विज्ञान कहा है, किसी ने विचार और कला का विज्ञान कहा है। इस प्रकार से अनेक विद्वानों ने इसकी परिभाषा दी है। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण विद्वान आते हैं इरविन एम कॉपी, इरविन एम कॉपी, ठीक है, जिनकी परिभाषा है तर्कशास्त्र सत्य तर्क को असत्य तर्क के पृथक करने में प्रयुक्त होने वाला सिद्धांत और विधियों का अध्ययन है। तर्कशास्त्र मतलब उन्होंने कहा है तर्कशास्त्र सत्य तर्क को असत्य तर्क से पृथक करने में प्रयुक्त होने वाला विधियों का अध्ययन या सिद्धांत का अध्ययन। ठीक, ये इनकी महत्वपूर्ण परिभाषा है। बाकी एल्ड्रिच ने तर्कशास्त्र को तर्क की कला माना है, व्हाइटली ने तर्कशास्त्र तर्क की कला एवं विज्ञान दोनों माना है। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अब हमारा मूल विषय है तर्कशास्त्र का स्वरूप। आखिर तर्कशास्त्र का स्वरूप क्या है, इस विषय में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि मनुष्य का स्वाभाविक गुण होता है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं हेडिंग में तर्कशास्त्र का स्वरूप या नेचर ऑफ लॉजिक, इस प्रकार से आप हेडिंग डाल सकते हैं। इससे पहले हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि तर्कशास्त्र में ज्ञान और ज्ञान होता है। तो मनुष्य का स्वाभाविक गुण होता है सत्य और असत्य की खोज करना। उस सत्य और असत्य की खोज के लिए कुछ ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान दो प्रकार के होते हैं, ज्ञान सत्य, यहाँ पे लिख लीजिए, मनुष्य का स्वाभाविक गुण सत्य और असत्य की पहचान करना, ठीक है, जिसके लिए कुछ ज्ञान होना चाहिए। तो इस प्रकार से ज्ञान दो प्रकार का हो जाता है। ज्ञान कौन कौन सा? प्रत्यक्ष ज्ञान और अप्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान, अप्रत्यक्ष ज्ञान। अप्रत्यक्ष ज्ञान, तो इसमें से तर्कशास्त्र में प्रत्यक्ष ज्ञान का ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता, विशेष महत्वपूर्ण नहीं होता है। सामान्यतः इसको मतलब इसमें तर्कशास्त्र का ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान से तात्पर्य यह है कि किसी भी तथ्य का हमें स्वरूपतः ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो उसमें किसी भी प्रकार के तर्क या लॉजिक की आवश्यकता नहीं होती है। उसमें जो तथ्य है वो है। और अप्रत्यक्ष ज्ञान जो होता है, अप्रत्यक्ष ज्ञान को प्राप्त करने के लिए यानी प्रत्यक्ष ज्ञान का सहारा लिया जाता है। यानी कुछ तथ्यों के आधार पर अप्रत्यक्ष ज्ञान की सत्यता या असत्यता का निर्धारण किया जाता है। इसमें से तर्कशास्त्र का यानी तर्क का विशेष महत्वपूर्ण नहीं होता है। विशेष महत्वपूर्ण
नहीं होता है। और अप्रत्यक्ष ज्ञान होता है, इसमें तर्क का विशेष महत्वपूर्ण है, तर्क का विशेष महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि अप्रत्यक्ष ज्ञान जो होता है वो तर्क पर ही आधारित होता है, तर्कों के आधार पर ही उसकी सत्यता असत्यता का निर्धारण किया जाता है। तो इस आधार पे हम इसके स्वरूप को गठित करेंगे कि जो तर्कशास्त्र होता है उसका स्वरूप कैसे होता है, उसका स्वरूप क्या है। तो तर्कशास्त्र ज्ञान अभी बताया, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ज्ञान होता है। इस ज्ञान को प्राप्त, इस प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ज्ञान होता है, इस कार्य को करने के लिए दो विधियाँ होती हैं। यानी कि ये जो सत्यता असत्यता की प्राप्ति की जाती है प्रत्यक्ष ज्ञान में, उसकी दो विधियाँ होती हैं। एक निगमनात्मक विधि, निगमनात्मक विधि या निगमन विधि, निगमन विधि, निगमन विधि या सिद्धांत। दूसरा है आगमनात्मक विधि या आगमन विधि, आगमन विधि या सिद्धांत। ठीक। तो अब आखिर ये निगमनात्मक विधि क्या है या निगमन विधि क्या है, इस विषय में हम बात करने वाले हैं कि जैसे निगमन विधि में क्या होता है कि निगमन विधि का मूलतः, पहले आप हेडिंग डाल लीजिए, निगमनात्मक विधि। निगमनात्मक विधि में होता है कि सामान्य से विशेष की प्राप्ति की जाती है। अभी सामान्य विशेष क्या है? सामान्य यानी कि जो सार्वभौमिक या सामान्यतः नियम होता है, उस सामान्यतः नियम के आधार पर किसी विशेष या व्यक्ति वस्तु स्थान के बारे में, किसी विशेष के बारे में, किसी एक के बारे में जो निष्कर्ष प्राप्त किया जाता है, सामान्य निगमनात्मक विधि होती है। अब सामान्य नियम क्या है? जैसे कहा जाए सभी व्यक्ति मरणशील हैं, समानतः सभी लोग मानते हैं कि सभी व्यक्ति मरणशील है, सभी व्यक्ति मरणशील है। ठीक है, इसके आधार पर हम विशेष तथ्य का प्राप्त करेंगे, इस विशेष किसी एक व्यक्ति के बारे में प्राप्त करेंगे। कैसे? जैसे हमने कह दिए समानता है, सभी व्यक्ति मरणशील हैं। ठीक है, अब हम कहते हैं कि रामू एक मनुष्य है, व्यक्ति या मनुष्य व्यक्ति है, अतः इसके निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि रामू मरणशील है। और निगमनात्मक विधि के बारे में एक और बात विशेषता ध्यान रखिएगा, नोट में आप लिख लीजिए कि ये निश्चायक साक्ष्य प्रस्तुत करता है। निश्चायक साक्ष्य प्रस्तुत करता है। और दूसरा नंबर एक और लिख लीजिए, इसमें दो ही आधार वाक्य होते हैं। इसमें इस विधि में दो आधार वाक्य होते हैं, दो आधार वाक्य होते। आधार वाक्य उन्हें कहते हैं, कुछ लोग सोच रहे हैं कि आधार वाक्य क्या है, तो आधार वाक्य उन्हें कहते हैं जिनके आधार पर निष्कर्ष निगमित किया जाता है। इसमें आधार वाक्य ये दो हैं, इनके आधार पर इस निष्कर्ष को निगमित किया गया है कि सभी व्यक्ति रामू मरणशील है। ठीक है, ये ये इस विधि में दो आधार वाक्य होते हैं। अब बात आती है आगमनात्मक विधि। आगमनात्मक विधि दूसरी, आगमन विधि या आगमनात्मक विधि, आगमन विधि। इस विधि का सामान्यतः नियम है, इसमें विशेष से सामान्य की प्राप्ति की जाती है। सामान्य की प्राप्ति
की जाती है। ठीक है। अभी विशेष समान बताया। विशेष मतलब किसी एक व्यक्ति या वस्तु या किसी एक कार्य या किसी एक महत्वपूर्ण सूचना उसके आधार पे सामान्य नियम के सामान्य निष्कर्ष की प्राप्ति की जाती है। अब ये विशेष है क्या? जैसे हम कह सकते हैं कि सभी जैसे हम कह देते हैं कि श्याम एक मनुष्य है। इसमें एक और बात ध्यान रखिए, इस नियम में 2 आधार वाक्य से भी ज़्यादा आधार वाक्य आ सकते हैं, यानी कि 2 से भी ज़्यादा आधार वाक्यों के आधार पर इसमें मिनिमम तो 2 हैं, 2 से कम तो नहीं होंगे। और ठीक है, और उस 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 से 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, अधिकतम जितने भी हो सकते हैं उन आधार वाक्यों के आधार पर निष्कर्ष निगमित किया जाता है, एक निष्कर्ष। तो इसमें जैसे श्याम मरणशील है, राम मरणशील है, श्याम एक मनुष्य है, राम एक मनुष्य है, नहीं इसका एग्जाम्पल ये है जैसे कि श्याम मरणशील है, दूसरा राम मरणशील है, तीसरा मोहन मरणशील है। तो इसमें अतः क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि श्याम राम मोहन है तो आखिर ये मनुष्य ही। अतः हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सभी व्यक्ति मरणशील है। ये कौन सा हो गया? सामान्य निष्कर्ष हो गया। सामान्य निष्कर्ष हो गया। सामान्य निष्कर्ष यानी सभी के बारे में बात की जा रही, सभी व्यक्ति मरणशील है। इसका निगमनात्मक या आगमनात्मक विधि कहते हैं। ठीक है, तो बस आज आप यहीं तक रहने दीजिए। इसके आगे हम कल बात करने वाले हैं वाक्य कल हम बात करने वाले हैं वाक्य और तर्क वाक्य क्या है। ठीक है, तो आप इस अगले वीडियो में ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ये तो एक प्रकार से स्ट्रक्चर हमने बता दिया इस प्रकार से कि ये तर्कशास्त्र आखिर है क्या। बाकी ये समझने के लिए है, इतना ज़्यादा इसका कोई वो नहीं है। बाकी यहाँ से अब मूल टॉपिक अब यहाँ से चालू होने वाला है, वाक्य और तर्क वाक्य क्या है। तो इसके अगले वीडियो में आप ज़रूर जुड़िएगा। बाकी ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाकी अगले वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।